नमस्कार, मैं हूं विनीत सिंह। एक बार फिर आपके बीच में मौजूद हूं और हमारे साथ में इस वक्त बेहद खास मेहमान केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार जी हैं। संतोष जी से हम लोग जो चर्चा करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में एक लंबे समय बाद श्रमिक जो सुधार कानून है उसको लेकर के बातचीत होगी। वो प्रस्ताव पारित हुए हैं। उसके अलावा रोजगार को लेकर के तमाम कोविड काल में तमाम प्रयास किए गए मंत्रालय की ओर से, उन सभी मसलों पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो नया बिल आया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं एक बार, क्या है उसमें, पुराने कानूनों से कैसे बेहतर है और क्या नया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO के पहले हस्ताक्षरकर्ताओं में हमारा देश भी है और आज़ादी के पहले से ही श्रम कानून और श्रम सुधारों की बात चलती आई है। मैं यहाँ पर और भी आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आज़ादी से पहले जो संविधान सभा बनी थी उसमें श्रम विभाग को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी देखा करते थे। उन्हें महिलाओं को नौकरी और इससे संबंधित बातों में प्रमुखता देने का काम किया था। तो ये एक भूमिका है। तो पिछले जैसे 70 वर्षों में 73 वर्षों में जो श्रम कानून बने, आपकी जानकारी के लिए 44 श्रम कानून थे और जब 2002 में श्री रविंद्र वर्मा जी की अध्यक्षता में एक श्रम आयोग का गठन हुआ था, तब उसने ये सुझाव दिया था कि भाई 44 श्रम कानून बहुत हैं, इनके स्थान पर 4 या 5 कोड बनाए जाएं और ऐसे कोड बनाए जाएं जो श्रमिक और एम्प्लॉयर दोनों के हित के रहें और उसके हिसाब से काम हो। तो 2004 के अंदर श्री रविंद्र वर्मा जी की समिति ने सिफारिश की थी और सिफारिश जब सरकार को मिली तो उस समय जो सरकार का 2003-04 में परिवर्तन हुआ तो 10 वर्षों तक कांग्रेस शासित सरकार देश में रही। उसने इन बिंदुओं पर कोई विचार नहीं किया और 2014 में जब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इन सुझावों को देखा तो उन्हें महसूस हुआ ये काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। तो 2014 में श्रम कानूनों को शुरू करने का काम मैंने शुरू किया। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा, कोई भी श्रम सुधार करने से पहले हमें सारे मजदूर संगठनों से बात करना होता है, एम्प्लॉयर से बात करना होता है, इसके साथ साथ देश के सभी राज्यों से परामर्श करना होता है। इसमें समय लगता है। तो वो 2014 से ये प्रक्रिया शुरू हुई और अगले 4-5 वर्षों में सभी देश में इन विषयों पर बात कर ली और 2019 के बाद जो सरकार आई तो हमने श्रम सुधारों के लोकसभा में लाकर उसको पास कराने की प्रक्रिया शुरू करने का काम करा। मैं यह बताऊंगा, जैसे सभी राज्य सरकारों से हमने बात की, एम्प्लॉयर से बात की, एम्प्लॉय से बात करी, हमने अपने इन सारे विवरण को पब्लिक डोमेन में भी डाला और 6000 से अधिक हमारे पास सिफारिशें भी हैं। तो उन सब बातों के आधार पर फिर जैसा कि प्रक्रिया है लोकतंत्रीय प्रक्रिया, ये सारे कानून जो थे स्टैंडिंग कमेटी के लिए गए। स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर चर्चा की और चर्चा करके देश के अंदर 4 कोड बनाए जाने की जो सिफारिश की, उसके हिसाब से करीब 233 सिफारिशें उन्होंने की और 233 सिफारिशों में से 74% सिफारिशें सरकार ने मान ली और उनको जोड़ने का काम किया। तो आज पहला श्रम कानून कोड ऑन वेजेस 2019 की पहली लोकसभा के सत्र में शुरू हो गया था और बाकी 3 कानून अभी इस सत्र के अंदर हम लोगों ने पास किए हैं और आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इस पर अपनी संस्तुति अभी 2 दिन पहले ही दी है। तो अब ये एक प्रक्रिया सही शुरू हो गई है। अब केवल इसमें ये बात रह गई है कि अब हम लोगों से जो कानून बना है उसमें सुझाव ले रहे हैं कि अगर कहीं कोई संशोधन किसी का कोई नज़र आता है जो हम एक सीमा के अंदर कर सकते हैं तो उसके ऊपर विचार करने का काम कर रहे हैं। हमारा मानना है ये एक ऐतिहासिक कदम है। आज़ादी के 73 वर्षों के बाद श्रम सुधारों में
परिवर्तन करना अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। और इसमें ऐसे बहुत से काम किए हैं जिनकी अगर हम व्याख्या करने जाएंगे तो आपको लगेगा, जैसे मोटी सी बात मैं बताऊं, अभी तक ये तय नहीं होता था कि वेतन महीने की कौन सी तारीख को दिया जाए। अभी तक ये नहीं तय होता था कि देश इतना बड़ा देश है कि मिनिमम वेज कितना हो। हम एक मिनिमम वेज भी तय कर रहे हैं कि भाई किसी भी राज्य में, किसी भी देश में इससे कम वेतन नहीं दिया जाएगा। हमें तय कर रहे हैं कि कोई भी संस्थान जो वेतन देगा एक तारीख तय करे कि महीने की पहली तारीख, दूसरी तारीख, 7वीं तारीख, सामान्य तारीख तय करते हैं, उस तारीख को निश्चित रूप से देने का काम करेगा। एक और विशेष बात यह है कि जो भी मजदूर नौकरी पर आता है उसके स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं की जाती है। अब हमने तय करा है कि एक विशेष आयु के बाद प्रतिवर्ष उसका स्वास्थ्य का परीक्षण भी होगा और वो भी एम्प्लॉयर कराने का काम करेगा। ये ऐसे काम हो रहे हैं कि जिससे कि समझ में आ रहा है। और पहली बार हमने ये किया है जो बहुत आवश्यक था। अभी तक हम केवल संगठित मजदूर जिनका प्रोविडेंट फंड या ESI करता था उनकी चिंता करते थे। अब हमने तय करा है कि देश के अंदर मजदूरों की संख्या 10 करोड़ नहीं है जो जिनका प्रोविडेंट फंड या ESI करता है। मजदूरों की संख्या इसके अलावा 40 करोड़ और भी है, यानी टोटल 50 करोड़ मजदूर हैं। अब हम इन कानूनों के माध्यम से 50 करोड़ संगठित और असंगठित दोनों मजदूरों की चिंता कर रहे हैं और उनको सारी सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, कोई समस्या ना आए। और एक प्रारंभिक ऐसा स्वरूप बना रहे हैं कि एक सबको समझ में आए कि सही अर्थों में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद एक पहली बार मजदूर की चिंता हो रही है, मजदूर के हित का काम हो। तो एक ऐतिहासिक मजदूरों के पक्ष में फैसला हुआ है और इसके लिए हम धन्यवाद देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि जिनके नेतृत्व के अंदर श्रम सुधार और 44, जैसा मैंने कहा 44 कानून, मैं लोग उनको याद भी नहीं रहता कि 44 कानून कौन कौन है और हर एक के अंदर अलग अलग विशेषताएं थी। अब सबको 4 कोड में लाया गया है। अब जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी चिंता ही नहीं की गई, खासतौर से बागान क्षेत्रों की, खासतौर से प्लांटेशन क्षेत्र की। ये सारे काम ऐसे हैं कि इनकी चिंता भी की गई और उनके बारे में एक हम लोगों ने राय बनाई और कैसे इनको अपने साथ जोड़कर काम किया जाए। तो एक ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। अब मैं आपके माध्यम से श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि कानून तो हमने बना लिए, कानून के बाद अगर कोई नियम बनाने जा रहे हैं, नियमों में अगर कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई कोई सुझाव देना चाहता है तो हम अभी उसको वेबसाइट पे भी डालेंगे और लोगों से सुझाव भी मांगेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अनुमोदन किया है। उसमें किसी को कोई सुझाव नज़र आता हो तो सुझाव अगर हम देंगे तो हम पूरी गंभीरता के साथ उस पर चिंता भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे और उस पर निर्णय भी लेंगे। आपने जो बताया 4 कोड, वो क्या क्या है और उसमें क्या क्या विशेष, जैसे 44 कानून थे, 44 कानूनों को सिर्फ 4 कोड में सीमित कर दिया। बड़ी चीज़ ये है कि 40 करोड़ मजदूर जो असंगठित क्षेत्र के थे वो अभी तक किसी कानून के दायरे में नहीं आते थे, उनकी भविष्य की कोई चिंता नहीं होती थी, वो भी इस नए जो प्रावधान है उसमें समाहित किए गए हैं, उनकी भी चिंता की गई है। सर, हम जानना चाहेंगे 4 कोड क्या है और इसमें क्या किस तरह के प्रावधान किए गए? इन 44 मैंने कानून बताए थे, 4 कोड के बाद स्पेसिफिक हो गए, हर क्षेत्र को उसमें जोड़ा गया। जैसे हमने पहला जो जुलाई पिछले 2019 में पास किया था, कोड ऑन वेजेस, पहला कोड था हमारा। उस कोड के पास होने के बाद अब एक वेतन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का काम हुआ है। इसकी पिछले साल 2019 के शुरुआत में ही पास किया था। इसके बाद बाकी 3 कोडों में एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, और ये वो सिर्फ कोड कहलाता है। एक दूसरा कोड मजदूरों से संबंधित है, मजदूरों के सुरक्षा, मजदूरों का हित, इन सब बातों को लेकर सुरक्षित है। तो हर विषय को हमने एक हर कोड में फाइनल कर दिया है, उसके हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। इन 4 कोडों के माध्यम से स्पष्टीकरण भी हो रहा है और ये समझ में आ रहा है कि कहीं पर भी किसी मजदूर की अनदेखी नहीं होगी और सारी बातों को ध्यान में रखा गया। महत्वपूर्ण जो काम किए हैं, जैसे हम लोगों ने अब उद्योग और उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए अब इंस्पेक्टर शब्द को ख़त्म करने का काम करा है। इंस्पेक्टर के स्थान पर हमने
इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बनाया है, ऐसा व्यक्ति अफसर बनाया है जो मजदूर और एम्प्लॉयर दोनों के साथ तालमेल करके बात को आगे बढ़ाएगा, समाधान करेगा। हमने एक काम और किया है, हमने सज़ा के प्रोविज़न को बदलने का काम किया है। हम लोगों ने ये किया है कि अब जेल जाने का मौका कम रहेगा, जुर्माना ज़्यादा रहेगा, और जुर्माने की क्वांटिटी कई गुना बढ़ा दी है कि जिससे कि एम्प्लॉयर को ये लगे कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो गलती का हमको दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर जेल भेजते हैं तो जेल जाने से एक मजदूर और मालिक के बीच में विवाद की रफ्तार बढ़ती है और उसके दिशा में काम होता है। मुझे लगता है कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है, सारे क्षेत्रों को इसमें जोड़ दिया गया है, और एक सबके साथ बैठ के जो मजदूर संगठनों से भी लगातार जो बातें ही हैं उसका भी परिणाम भी निकला है। और फिर जैसा मैंने कहा कि अब नियमों को हम फिर से वेबसाइट पर 2-4 दिन में डाल देंगे, लोगों से परामर्श कर रहे हैं कि इसमें जो भी सुझाव देना चाहें वो सुझाव देने का काम। लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है कि पहले आप जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं वो जनता के बीच में लेकर के जाएं, जनता से उस पर सुझाव मांगें, और उसके बाद फिर बाकायदा एक स्टैंडिंग कमेटी होती है संसदीय, उसमें ले जाएं, वहाँ के जो सदस्य हैं उस जो संबंधित समिति की, जैसे श्रम समिति के सदस्य, उनके विचार लें, तब जाकर के एक पूरा फाइनल ड्राफ्ट लेकर के सदन में लेकर के बाकायदा सभी। इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि इन दोनों प्रक्रियाओं में करीब जैसे बताया 6,500 से ज़्यादा सिफारिशें आई, उनको समाहित किया गया, और कानून बनने के बाद फिर उसके बाद भी सलाह ली जा रही है कि अगर यदि आप अब भी समय है तो आप अब भी सलाह दे सकते हैं। इससे बेहतर मुझे लगता है कि ज़्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रिया कुछ और नहीं हो सकती। सर एक चीज़ और, जैसे कि नियोक्ता और कर्मचारी या श्रमिक हैं, उनके बीच में जो विवाद अभी तक बहुत लंबे किस्से थे, आसानी से उनको न्याय नहीं मिलता था, तो उसमें भी कुछ सुधार किया गया है, जैसा कि वो प्रक्रिया बेहद आसान बनाई गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो ये कहा कि अब सज़ा का प्रोविज़न कम किया है, मतलब कहीं पर कोई हत्या हो जाए, कुछ हो जाए, वो तो एक अलग बात है, बाकी सज़ा का प्रोविज़न उनको ऊपर जुर्माने का डाला गया और जुर्माना कई गुना बढ़ाया गया है। सबके साथ बैठकर हम लोगों ने तय किया है, और ये इसे लोगों ने पसंद भी किया है कि हाँ वास्तव में ये एक सही प्रक्रिया का स्वरूप समझ में आता है। और ये इससे मैं यहाँ पर एक और बताऊँ, अभी एक जज की बेंच होती थी सारे हमारे इन मामलों को निस्तारण करने के लिए, और उसमें कभी कभी समय बहुत लग जाता था, 2-2, 4-4, 6-6 साल लग जाते थे। अब एक जज के बजाय 2 सदस्यीय बेंच हमने बनाने का काम करा है जो लगातार चलेगी। उसमें भी एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक प्रशासनिक मेंबर होगा। अधिकांश मामले सिंगल मेंबर निस्तारित करेगा, और कहीं जरूरी होगी तो 2 मेंबर बैठकर भी तय करेंगे। और ये इसलिए किया है कि जल्दी एक समय सीमा के अंदर इसका डिस्पोजल हो, और मुझे लगता है इसको मजदूर संगठनों ने, एम्प्लॉयर सब ने पसंद किया है। ये एक समय अच्छा हमने प्रक्रिया बनाया है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। ये तो हो गई श्रम सुधारों की बात। अभी एक और काम श्रम मंत्रालय ने किया है कि लॉकडाउन के दौरान जिन श्रमिकों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, उनके लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई, एक ऐप बनाया है, पोर्टल बनाया है। सर वो किस तरह का पोर्टल है, और किस तरह हम लोग, वो लोग जो नौकरियां छोड़ करके अपने गांव चले गए, उनको किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं? एक तो हमने एक काम किया है कि जो इस बीच में नौकरी छोड़कर चले गए, ये जिनकी नौकरी छूट गई, वो अगर दोबारा फिर से नौकरी में जाना चाहते हैं तो हम लोगों ने अभी शुरुआत में एक 3 महीने के लिए किया था, उसको 3 महीने और बढ़ा दिया है। जो भी व्यक्ति नौकरी से जाता है तब उसके अंतिम वेतन का 50% सैलरी 3 महीने यानी 6 महीने तक हम लोग देंगे, जिससे कि वो अपने आप को अच्छा स्किल बना ले और 6 महीने के अंदर नौकरी की तलाश कर ले। इसको मजदूर पसंद भी किया, और मजदूर इसमें रुचि लेकर भाग भी ले रहा है कि अब दोबारा 6 महीने के अंदर, क्योंकि पहले 3 महीने, अब दोबारा फिर 3 महीने, और 6 महीने के अंदर इसको मजदूर एक रुचि के हिसाब से जाकर काम ले रहा है, और अपने स्किल को कैसे बढ़ा सके, अच्छी नौकरी की तलाश कर सके, उस दिशा में काम कर रहा है। इसका एक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अब इतना समय 6 महीना बीत गया है, अब फिर से री एम्प्लॉयमेंट की बात शुरू हो गई है। जहाँ जहाँ से मजदूर अगर अपने क्षेत्र में गए थे, अब फिर से वापस जाना, व्यवसाय में जुड़ना प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी अंतिम जानकारी तो हमको अभी नहीं मिल पा रही है, पर अब ये शिकायत कम आ रही है। पहले हमारे पास शुरू में आता था कि हम बेरोजगार हो गए, हमको नौकरी दिलवाओ।
अब ये समस्या नहीं आ रही है। बीते महीने भर से हम इसको रोज़ अपने दफ्तरों में बैठ कर मॉनिटर करते हैं कि कितनी शिकायतें आई। तो अब लोग फिर से अपनी नौकरी पर फिर से जाना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर से पंजाब की दिशा में और अन्य राज्यों की दिशा में जो लोग जाते थे, चाहे खेती में जाते हो, चाहे किसी क्षेत्र में काम करने जाते हो, अब उनकी जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप ट्रेनों के माध्यम से भी समझ लें, बस और ट्रेन से भी लोगों ने अब वापस जाना शुरू कर दिया है। अब इसकी एक सही जानकारी तो अभी नहीं मिलेगी। हम इसकी जैसे शुरू में रिपोर्ट दी थी कि कितने लोग बस और ट्रेन से अपने अपने क्षेत्रों में गए और अब वापस कितने जा रहे हैं, तो हमारा एक औसत ये कहता है कि करीब 1 करोड़ लोग बस और ट्रेन के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों पर वापस आए। एक सही फिगर हमको मिले तो पता चले कि वास्तव में देश के अंदर इस प्रकार का मूवमेंट कितने मजदूरों का होता है और कैसे काम होता है। तो मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में सही जानकारी सामने आ पाएगी कि वास्तव में कितने लोग अब वापस अपनी नौकरी पर जा रहे हैं। और क्योंकि अभी भी लगता ही है कि 20-25% ही लोगों को नौकरी पर फिर से मिल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कोरोना का दृश्य भी कम होता जा रहा है, इसका एक लाभ मिलेगा और एक सही जानकारी बजाय तत्काल के और समय बाद दे पाएंगे। वैसे हमने इसका लाभ उठाया, सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा, सभी मुख्यमंत्रियों को, श्रम मंत्रियों को पत्र लिखें कि इस काम में सहयोग करें, क्योंकि ये श्रम जो है एक समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र और राज्य की मिली-जुली रुचि का विषय है। तो हम लोग मिलकर इस काम को देख रहे हैं, कहाँ से कितने मजदूर गए और कितने मजदूर वापस लौट कर गए या नहीं आए, ये वास्तव में संबंधित राज्य ही सही जानकारी दे पाएगा। तो इसकी एक जानकारी से, और मैं यहाँ बताना चाहूँगा फिर से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इसमें विशेष रुचि है। वो इसकी चिंता में रहते हैं कि वास्तव में ऐसे कितने मजदूर हैं जो वापस लौट कर गए या लौट कर नहीं गए, उनकी क्या शिकायत है, क्या रुचि है। तो उसके हिसाब से हमारा केंद्र का मंत्रालय काम कर रहा है। कृषि बिल को लेकर के भी फिलहाल बहुत सारी चर्चा चल रही है, उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पर ये बात है, और मैं परसों भी अपने क्षेत्र में एक किसान गोष्ठी में सम्मिलित होकर आया था। माननीय मुख्तार अब्बास नकवी भी हमारे साथ मौजूद थे। पर हम जहाँ पर हैं वहाँ पर कृषि बिल के ऊपर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं देश के अंदर 80 से 85% किसान वो है जिसकी ज़मीन जो है अलाप कर जोत है। 2-3 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले सारे किसान हैं, और वो किसान ऐसे हैं कि उन्हें ये कोई समस्या नहीं है। जो सरकार ने निर्णय लिया है मंडियों के बारे में, वो उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा हितकारी निर्णय है। किसान जहाँ चाहे वहाँ जाकर बेचे। जो बड़े किसान हैं जिसकी संख्या मुश्किल से 10% होगी, उनकी कोई चिंता हो सकती होगी, पर देश के हिस्से में और ख़ासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश और हम जिस बेल्ट के रहने वाले हैं वहाँ पर ये कोई समस्या नहीं है। और हम लगातार शनिवार, इतवार, शुक्रवार 3 दिन 2, 3, 4 को बरेली में रहे थे। वहाँ पर किसानों से मिलकर बैठकर बातचीत की थी। किसान प्रधानमंत्री जी के फैसले से प्रसन्न है, क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों में जो किसान को उपज का मूल्य लगातार हर साल बढ़ा है, और ये सबकी जानकारी में उपज का मूल्य बढ़ रहा है। अब एक समस्या तो हो सकती है कि खरीद केंद्र शुरू हो जाए, दूसरी समस्या हो गई कि भुगतान समय पर हो। ये बात एक प्रशासनिक चिंता की बातें हैं, इसको एक सही ढंग से निस्तारित किया जाए। पर हम जहाँ पर हैं उस क्षेत्र में किसान को कोई ऐसी समस्या नहीं है। हमारे साथ मौजूद थे संतोष गंगवार जी, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री। उन्होंने बताया कि 40 करोड़ वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनका अभी कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, वो नए श्रमिक सुधार कानूनों में शामिल किए जाएंगे। उनके स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी, उनके सामाजिक सरोकारों के लिए सरकार चिंता करेगी। तमाम ऐसे पहलू जो अभी तक छोड़ दिए गए थे श्रमिकों के हित के, वो शामिल किए जाएंगे। और बड़ी चीज़ ये है कि पीएफ का जो अभी तक भुगतान एक बड़ी जटिल प्रक्रिया हुआ करती थी, वो बेहद आसान कर दी गई है। तमाम सुधार किए गए हैं। उसके बाद भी सरकार जनता के बीच में फिर से मौजूद है कि यदि आपको कोई शिकायत है तो आप फिर से सुधारों के लिए अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। मैं समझता हूँ इससे बेहतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और कुछ भी नहीं हो सकता। उम्मीद है कि श्रमिकों के ये सुधार के जो बिल हैं निश्चित तौर पर श्रमिक हित में काम आएंगे और श्रमिकों का लाभ होगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ विनीत सिंह, दैनिक सवेरा से विशेष तौर पर खास मुलाकात है संतोष जी के साथ। नमस्कार।